नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने अब लेबनान के बाद यानी कि हिजबुल्लाह को टारगेट करने के बाद, पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद, हसन नसरल्लाह को मारने के बाद, उसके पहले हमास को बर्बाद कर ही दिया है, इस्माइल हानिया को मार दिया, याया सिनवार को मार दिया। अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हुदीस, जो कि यमन में है। और हुदीस ने लगातार इजरायली जो बाउंड शिप्स थी उनको टारगेट किया है इस पूरे वॉर में, जब से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है हमास के साथ में। तो ये देखो, ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, हुदीस हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गए, ये तीनों ने मिल करके कोऑर्डिनेटेड अटैक किए हैं इजराइल और यूएस के ऊपर में। और इन्होंने यूएस बाउंड या इजराइल बाउंड जो शिप्स थी उनको टारगेट किया रेड सी के अंदर में। तो हुदीस भी हमेशा से टारगेट पर रहे हैं इजराइल के, लेकिन इजराइल ने कभी उतना फोकस कर कर उनके ऊपर अटैक नहीं किया था आज तक। अब क्या किया है, उन दोनों ग्रुप से लिपटने के बाद हिजबुल्लाह और हमास, जिनको इतना बुरी तरीके से पीटा है इजराइल ने कि अब उनको खड़े होने में थोड़ा वक्त लगेगा, 2-4 महीने 6 महीने का वक्त तो लगेगा ही लगेगा। पहले तो अपनी जो सक्सेसर खोजना है दोनों ग्रुप्स को अपना अपना, और उसके बाद फिर अपने ऑपरेशंस प्लान करने, और फिर उसके बाद जो भी कर पाएंगे वो लोग कर पाएंगे। तो अभी इजराइल हैज़ बॉट टाइम, बहुत इनफ टाइम बाय कर लिया इजराइल ने अभी 6-7 महीने का। तो तब तक वो फोकस कर सकता है कहीं और, किसी और टारगेट पे। तो नेक्स्ट जो उसका फोकस है वो हुदीस हैं। अब उन्होंने जिस तरीके से लेबनान में अटैक करना शुरू किया था उसी तरीके से इन्होंने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है अब यमन के ऊपर। और यमन के एयर स्ट्राइक में इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को टारगेट किया है। यमन क्योंकि बिल्कुल एक रेड सी से लगता हुआ बॉर्डर पर एकदम वो कंट्री है दोनों तरफ, यानी कि रेड सी में जब आप घुसते हो बाब अल मांदेब से क्रॉस करके, तो यमन पड़ता है सबसे पहला देश, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पर ना पोर्ट सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर नॉर्मल पॉपुलेशन जो है, वहाँ पर नॉर्मल जो इकॉनमी है पोर्ट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा चलती है। तो इसलिए पोर्ट सिटीज़ वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं जिनको यूज़ किया जाता है ये हुदीस द्वारा, जो कि यमन में है। एक पोर्ट का नाम है होदैदा और दूसरे पोर्ट का नाम है रास ईसा। इन दोनों पोर्ट्स पर हुदीस का एक पूरी तरीके से कब्जा है, और इन्हीं पोर्ट्स को टारगेट किया है इजराइल ने। इजराइल की मिलिट्री ने कहा कि हमने ढेर सारे एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स की मदद से कई सारे पावर प्लांट्स और सी पोर्ट्स को वहाँ पर टारगेट किया। अब देखो क्या होता है कि जो ऑयल है वो यहाँ तक पहुँचता है, प्लांट्स में जाता है, उसको स्टोर करते हैं ये लोग। तो ऑयल फील्ड्स को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है इजराइल ने, इसमें बताया। और ये सारे जो जहाँ पर अटैक किए हैं सब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। ऐसा आप मत समझिएगा कि ये हुदीस द्वारा होल्ड किए जाते हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अब देखिए, हुदीस भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करते हैं जैसे हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, कि ये सिविलियंस के बीच में रह करके ऑपरेट करते हैं। मतलब पूरा एक सिविलियन का कवर बना हुआ है ताकि कोई एयर स्ट्राइक वगैरह ना कर पाए। अगर इनको किसी को हुदीस से लड़ना है तो वो आए और ग्राउंड इन्वेजन करे और लड़े फिर ग्राउंड पर, तो उससे तो उनकी भी कैजुअलिटी बहुत होगी। तो एयर स्ट्राइक वगैरह कोई ना कर पाए, इसीलिए ये लोग सिविलियन स्ट्रांग होल्ड्स में रहते हैं और आसपास पूरे सिविलियंस होते हैं। तो इजराइल ने साफ कर दिया इस चीज़ को, जैसे उन्होंने लेबनान के अंदर में बोला था कि अगर सिविलियंस उस पूरे एरिया में रहेंगे तो हम उस पूरे एरिया में एयर स्ट्राइक करेंगे, मिलिटेंट्स को मारना है तो उसमें सिविलियंस की भी जान जा सकती है, इसलिए सिविलियन पहले ही वो एरिया खाली कर दें। जो मिलिटेंट्स हैं वही वहाँ रह जाएंगे, उसके बाद हम खुलेआम वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर पाएंगे। ये बात इजराइल ने खुलेआम वहाँ पर कह दी थी, और वही चीज़ अब यमन में भी उन्होंने कह दी। अगर आप मैप के थ्रू देखोगे एग्जैक्टली इन्होंने कहाँ पर अटैक किया है, तो देखिए ये पूरा यमन का देश आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको ये पूरा रेड सी का एरिया दिख रहा है, और रेड सी के एरिया में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो कि हुदीस के कब्जे में है, ये यहाँ पर रास ईसा पोर्ट है और यहाँ पर होदैदा पोर्ट है। होदैदा और रास ईसा पोर्ट जो है वो हुदीस के कब्जे में, और जो ये येलो शेडेड पोर्शन आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इस यमन का एक पार्ट जो एक पूरा हिस्सा है, वो येलो शेडेड पोर्शन पूरा हुदीस कंट्रोल करते हैं आज की डेट में, और दूसरे तरफ यमन की सरकार कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर जो पूरा, और इवन जो यमन की कैपिटल सिटी है सना, वो भी हुदीस के कंट्रोल में है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पूरा यमन जो पूरा देश है उस पर ही हुदीस ने कंट्रोल कर रखा है। इस पूरा ग्रुप है, अगर आप हुदीस के बारे में समझोगे, जिसके बारे में बार बार आपको बता रहा हूँ कि हुदीस जो नाम ले रहा हूँ, एक्चुअली में ये पावर में कैसे आए थे, ठीक वैसे ही जैसे हिजबुल्लाह, हमास, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स को ईरान ने खड़ा किया, तो वैसे ही हुदीस को भी खड़ा किया। हुदीस का बेसिकली जो उदय है वो थोड़ा लेट हुआ, जैसे हिजबुल्लाह वगैरह 1980 वगैरह में बन गए थे, लेकिन हुदीस जो है वो लास्ट बाद में आकर के पावर में आते हैं। 2011 का अरब स्प्रिंग जब आता है, तो आपको पता होगा कि 2011 के अरब स्प्रिंग में कई सारे डिक्टेटर्स के खिलाफ जो है अलग अलग जगह पर अपराइजिंग शुरू हुई थी। जैसे गद्दाफ़ी के खिलाफ अपराइजिंग शुरू हुई, हुस्नी मुबारक
के खिलाफ अपराइजिंग शुरू हुई। तो ठीक उसी तरीके से यमन में उस समय पर डिक्टेटर टाइप का लीडर हुआ करता था अब्दुल्ला सलेह। तो अब्दुल्ला सलेह के खिलाफ भी यमन के अंदर में अपराइजिंग शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? वही शिया सुन्नी का पुराना झगड़ा। यमन में जो हूदी ग्रुप है पूरा वो शिया माइनॉरिटी ग्रुप है, तो वही शिया सुन्नी का झगड़ा था। शियास जो थे वहाँ पर वो माइनॉरिटीज़ में थे और माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था। और इस सारी चीज़ों को लेकर के 2011 अरब स्प्रिंग की आड़ में यमन में भी ईरान जो है एक अपराइजिंग खड़ी करता है। और वो अपराइजिंग जो है वो शिया मुस्लिम्स जो माइनॉरिटीज़ में थे उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने शुरू किए और उन ग्रुप्स के तहत वो वहाँ की सरकार यानी कि वहाँ के डिक्टेटर अब्दुल्ला सलेह से लड़ना शुरू कर दिया। और फिर वही जाकर के बाद में हूदीस बनते हैं। और हूदीस जो है उन्होंने धीरे धीरे 2011-2010 से अपनी लड़ाई शुरू करी। 2014 आते आते उन लोगों ने जो पूरी यमन की कैपिटल सिटी है सना उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और फाइनली 2015 में ये चीज़ अनाउंस भी कर दी कि हमने अब पूरी यमन यानी कि पूरी कंट्री पर हमने कब्जा कर लिया है। और इन्होंने अब ये हमेशा कभी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, ये हमेशा एक कोर एकदम प्योर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रहे। जैसे आपने हमास का देखा कि हमास ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, इस्माइल हानिया उनका पॉलिटिकल फिगर। हिजबुल्लाह में देखा कि उनके पास पॉलिटिकल फेसेस हैं, नाइम कासिम जैसे और तमाम पढ़े लिखे फेसेस हैं। हूदीस उससे बिल्कुल डिफरेंट है, वो एकदम कोर प्योर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं। हालांकि बाद में इन्होंने कोशिश करी खुद को पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव करने की और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, अलग अलग विंग्स बनाने की। ईरान ने इनको काफ़ी समझाया है। तो अब आप थोड़ा सा इनको पॉलिटिकली मोटिवेट होता हुआ देखोगे और पॉलिटिकली उतरने की कोशिश करता हुआ देखोगे, लोगों की हेल्प करता हुआ देखोगे। लेकिन जब शुरू में इन्होंने पूरे यमन के ऊपर कब्जा लिया था तो ये पूरे प्योर तरीके से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और उन्हीं की तरह ये ऑपरेट किया करते थे। तो फाइनली इस तरीके से इन्होंने यमन का एक पूरा हिस्सा कब्जा कर लिया और दूसरे हिस्से में यमन की सरकार और एक हिस्से में पूरे हूदीस का कंट्रोल है। और उसी हूदी कंट्रोल एरिया में 2 पोर्ट्स पड़ते हैं यानी कि रास ईसा और होदीदा पोर्ट, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इजराइल वहाँ पर टारगेट कर रहा है क्योंकि हूदीस के पास जितना भी सामान पहुँचता है वो पोर्ट के थ्रू पहुँचता है, जितना ऑयल आता है वो पोर्ट के थ्रू आता है। तो इसीलिए होदीदा पोर्ट और रास ईसा के पोर्ट पर इजराइल बार बार हमला करके हूदीस को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि ईरान के द्वारा ये लोग खड़ा किए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ईरान का दुश्मन होगा वो हूदीस का दुश्मन होगा। इसीलिए इनका जो स्लोगन है वो है डेथ टू इजराइल। और इनका जो दुश्मन है वो इजराइल और उसके साथ साथ में यूएस, ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं इनकी दुश्मन है। ईरान को ये चीज़ हमेशा लगती है कि डायरेक्ट वॉर करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप से आप वॉर करिए वरना आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे और आपकी कंट्री को भी नुकसान होगा। तो इस वजह से छोटे छोटे ग्रुप्स को ईरान ने एक बार तो सपोर्ट किया है, हर तरीके से इनको पावर में लेकर के आया और उसके बाद से इनको यूज़ किए जा रहा है, गन्स प्रोवाइड करके, एमुनेशंस प्रोवाइड करके इनको पूरी लड़ाई छेड़ने की काम करवाता है ईरान। तो ये सारी चीज़ें ईरान करके इनको खड़ा कर दिया है और अब इनको यूज़ करता है। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास तो अब ख़त्म हो गए, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, अब हूदीस का भी नंबर आ ही चुका है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है हूदीस के बीच में और बाकी हिजबुल्लाह हमास के बीच में, डिफरेंस है रिलीजियस बिलीफ्स का। अब देखो इसमें शिया मुस्लिम्स में भी 3 सेक्ट्स होते हैं अलग अलग। जैसे एक इस्माइली सेक्ट होता है और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक जैदिया सेक्ट होता है। तो जो हूदीस हैं वो इसी जैदिया सेक्ट से आते हैं और इसीलिए वो जैदी शिया मुस्लिम्स हैं। और उनका जो बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ, वो अयतुल्ला से बिल्कुल मेल जोल नहीं खाता है और ना ही ईरान के रिलीजियस बिलीफ से मेल जोल खाता है। तो वो लोग दूसरे सेक्ट से हैं और क्योंकि वो लोग इस्माइली सेक्ट को फॉलो करते हैं और ये लोग जैदिया सेक्ट को फॉलो करते हैं, इसलिए जैदिया शिया मुस्लिम्स हैं। तो इनके बिलीफ्स हालांकि थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, बट अगर बिलीफ्स डिफरेंट होने से बावजूद अगर आप देखोगे तो क्योंकि ईरान इनको सपोर्ट करता है इस वजह से ये ईरान को पे बैक करते हैं, दैट्स इट। रिलीजियस ग्राउंड पर इनकी जो मेल जोल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और अयतुल्ला से भी इनका मेल जोल बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर आप इजराइल की पॉलिसी पर आते हो तो इजराइल ने हमेशा से 2006 के बाद से आप देखोगे एक दाहिया डॉक्ट्रिन है जिसको वो फॉलो करता है। अब ये दाहिया डॉक्ट्रिन है क्या? बेसिकली ये आज तक की सबसे क्रूअल डॉक्ट्रिन है जो इजराइल के पास है। बेसिकली 2006 के पहले आप देखोगे तो इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या होती थी इन ग्रुप से लड़ने के लिए, हिजबुल्लाह, हमास और ये हूदीस जैसे ग्रुप से लड़ने के लिए, क्योंकि ये सिविलियन कवर में रहते थे, सिविलियंस हमेशा इनको बचा करके रखते थे, तो कोई इनके ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाता था, फुल फ्लेजेड वॉरफेयर कोई नहीं छेड़ पाता था। और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 67 के बाद अगर आप देखोगे, खासतौर से 73 के बाद आप देखोगे तो इजराइल ने कभी फुल फ्लेजेड वॉर करने की पोजीशन में ही नहीं आ पाया। उसका कारण यही था। इसीलिए आप देखो ना इजराइल की इंटेलिजेंस क्यों इतनी स्ट्रांग है, बिकॉज इजराइल के पास फुल फ्लेजेड वॉर के ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए वो अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों को एकदम स्पेसिफाइड अटैक करके मारता था। तो इस वजह से उनकी इंटेलिजेंस विथ टाइम इतना स्ट्रांग होते चली गई। तो इजराइल
इसराइल के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा। लेकिन जब 2006 में 87 इजरायली सिटीजन्स को मार दिया गया, तो उसके बाद इसराइल बिल्कुल फुल फ्लेजेड एकदम फ्रंट पर आ गया और एक दाहिया डॉक्ट्रिन 2006 में लेकर के आया कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन कवर को की आड़ में जो ये ऑर्गेनाइजेशंस रह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम एक वार्निंग देंगे सिविलियंस को वहाँ पर कि आप ये एरियाज़ खाली कर लो, और फिर हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, इन सब पर अटैक करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कितने सिविलियंस मारे जा रहे हैं। फिर 2006 में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया इसराइल ने और 1000 सिविलियंस उसमें मारे गए थे, इसमें कई सारे मिलिटेंट्स भी थे। तो उसके बाद उसी चीज़ को उन्होंने दाहिया डॉक्ट्रिन कहा, और उसके बाद आप देखिए यही दाहिया डॉक्ट्रिन जो है वो इसराइल दूसरी जगह पर आज तक यूज़ करता आ रहा है। अभी लेबनान में जितने अटैक किए हैं, इतना बड़ा कैजुअलिटी जो हुआ है, वो सारा दाहिया डॉक्ट्रिन ही है। वो सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, घर घूर कुछ नहीं देख रहा है, जिनको लोकेट कर रहा है, जहाँ पर मिलिटेंट दिख गया, भले वो घर के बेसमेंट में हो, घर में लोग हैं नहीं हैं, एक बार वार्निंग दिया और उसके बाद सीधा अटैक करके पूरे पूरे घर गिरा दिए। तो इस तरीके से इसराइल इस दाहिया डॉक्ट्रिन को आज भी फॉलो करता है। और अगर ये यमन के ऊपर फॉलो कर दिया इसने, तो समझ लो यमन में एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी है, एक बहुत बड़ा लोगों का पॉपुलेशन है जो वहाँ पर रहता है। इस पूरे एरिया में जो मैंने आपको मैप में दिखाया, इस येलो वाले एरिया में, यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। आपको मैप में देखने में छोटा लग रहा है, प्लस इसके साथ में यहाँ पर जो सिविलियंस रहते हैं, इन तक जितना सामान पहुँचता है, ये तो पूरा ब्लॉक है ये वाला बॉर्डर, तो इन तक जितना सामान पहुंचता है, जितने ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचते हैं, वो पहुंचने का 2 जरिया है, एक हुदीदा पोर्ट और एक रास ईसा पोर्ट। अब अगर इस पर इजराइल अटैक करके इन दोनों पोर्ट्स को बंद कर देता है, जो कि जल्दी होने वाले हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन एड के भी लाले पड़ जाएंगे उस पूरे एरिया में और यमन का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इजराइल ने अटैक अभी यमन के ऊपर करना शुरू क्यों किया है। ये तो हुदीस शुरू से इजरायली बाउंड शिप्स को अटैक कर रहे हैं। तो देखो, खुद ही इन लोगों ने दूसरे का बवाल अपने सिर पर ले लिया है हुदीस ने। रिसेंटली जब इजराइल बिल्कुल गुस्से में था और लेबनान के ऊपर अटैक कर ही रहा था, हमास को ख़त्म कर ही दिया उसने, इन्होंने क्या किया, उसी दौरान सितंबर 28 के दिन इन्होंने इजराइल के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल से फायर कर दिया। और ये बैलिस्टिक मिसाइल हालांकि इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया था, बट यहाँ पर इजराइल ने बिल्कुल ठान लिया कि बेटा रुक जाओ, अभी इससे लिपट लेते हैं हिजबुल्लाह से, फिर तुमको देखते हैं। और हिजबुल्लाह से लिपटने के बाद, हसन नसरल्लाह से लिपटने के बाद, अब इनका पूरा फोकस यमन पर है। कहानी कुछ नहीं होगी, कहानी वही सेम होगी। अभी जितने इनके स्पोक्स पर्सन बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ दिनों में इजराइल जो है उनको टारगेट कर लेगा, उनको पता कर लेगा कि कहाँ पर हैं। उनका इंटेलिजेंस का आपने सारा एग्जांपल देख ही लिया है कि उनकी इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग है। और उसके बाद वो जो बयान है वो आने बंद हो जाएंगे, और उसके बाद फिर एक न्यूज़ आएगी कि आईडीएफ जो है वो चेक कर रहा है कि शायद यमन का जो चीफ है वो मारा गया, यमन का जो स्पोक्स पर्सन है वो मारा गया, और उसके बाद फिर उसको कंफर्म किया जाएगा और उनको मार्टियर घोषित कर दिया जाएगा, और फिर उसके लिए अपने यमन में हुदीस के लिए सक्सेसर ढूंढा जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना है। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, ये हमारे ऑफर का आज लास्ट दिन है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। अगर आप इस प्राइस में आप अगर क्वालिटी देखोगे, तो आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। 1-to-1 इसमें मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। अगर आपको ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा लगता है एक बार में पे करने के लिए, तो हमारे पास नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस भी हैं, जो आप जा करके वेबसाइट पे हमारी चेक कर सकते हो। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।